हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यश स्टोरी स्टूडियो पर द सुप्रीम ऑफ गॉड्स की एक न्यू एपिसोड में। हमारी इस स्टोरी में 18+ मोमेंट्स जैसे लड़ाई, झगड़ा, मारकाट, खून खराबा और भी बहुत से रोमांटिक सीन है, तो प्लीज़ अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ऐसी स्टोरी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी तुम्हें। तो चलो बिना कोई देर किए आज का एपिसोड करते हैं स्टार्ट। यश एक होटल में एक कमरा किराया लेता है और फिर उसमें जाकर अपने खरीदे उस ब्लड जेंसेन को निकाल कर निकल जाता है और फिर देखते देखते वो ट्रेनिंग करने लगता है। लेकिन इस ब्लड जेंसेन की वजह से उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगा था, पर फिर भी जैसे तैसे वो इस पूरी रात उस दर्द को सहन कर लेता है। और इस एक दर्द की रात के बाद उसकी ट्रेनिंग की वजह से अब वो एक नई रैंक पर था अपनी नई पावर्स के साथ। ब्लड जेंसेन पत्थर का असर तो सचमुच लाजवाब है। यश को अपनी आंखों पर अभी भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि 200 साल पुराने ब्लड जेंसेन की मदद के बावजूद उसे मार्शल पाथ की तीसरी रैंक पर पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन तो लगने ही वाले थे। लेकिन उसे क्या पता था कि एक ब्लड जेंसेन का असर ही इतना खतरनाक होगा कि वो एक रात के अंदर ही रैंक 3 पर ब्रेक थ्रू कर लेगा। लेकिन इसी के साथ वो ये भी सोचता जा रहा था कि अगर ब्लड जेंसेन इस्तेमाल करने वाले हर आदमी पर इतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता तो चौथी रैंक से ऊपर के योद्धा इतने कीमती भी नहीं होते। यश के दिमाग में यही सब बातें चलती जा रही थी, जिसके बाद आखिरी रिजल्ट के रूप में उसके दिमाग में बस 3 ही रीजंस आ रहे थे, जिनमें से पहला कारण था कि यश ने कभी भी पहले इतनी कीमती दवा का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उसके शरीर ने ब्लड जेंसेन के प्रभाव को बहुत ही तेजी से सोख लिया था। दूसरा कारण यह हो सकता था कि शायद वो एयर पुशिंग ब्रीदिंग फॉर्मूला अब तक तीसरे लेवल पर पहुंच चुका था, जिससे यश का ब्लड सामान्य तीसरी रैंक के योद्धा से भी अधिक शक्तिशाली हो गया था, जबकि वो खुद अभी बस दूसरी रैंक पर ही था। लेकिन तीसरा और आखिरी रीजन जो कि सबसे अलग था वो था उसकी रहस्यमयी आंख। यश ने महसूस किया था कि उस रहस्यमयी आंख के जुड़ने के बाद से यश धीरे धीरे बदलता जा रहा है। उसके शरीर के अंदर भी कुछ चेंजेस दिखने लगे हैं, और ये सब बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो यश का ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा हो। यश अब तक मार्शल पाथ के तीसरे लेवल पर पहुंच चुका था और उसके इसी सक्सेस में उसका मन खुशी से झूमने को हो रहा था। लेकिन फिर देखते देखते वो खुद को शांत भी कर लेता है। आखिरकार शर्मा खानदान में उसकी उम्र में तीसरी रैंक हासिल करना सिर्फ उत्कृष्ट माना जाता था, यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट। लेकिन फिर भी ये किसी ट्रू जीनियस के लेवल से तो कोसों दूर था। अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो वो टैलेंटेड लड़की अंजलि, जो एक शाखा परिवार से थी, वो 2 महीने पहले ही तीसरी रैंक के पीक तक पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि उसके शरीर में इनर स्ट्रेंथ के कुछ लक्षण भी दिखाई देने लगे थे, और इसी वजह से वो एक क्वासी मार्शल आर्टिस्ट यानी अर्ध योद्धा बन चुकी थी। मेरी करंट पावर्स के साथ मैं नितिन और आदित्य जैसे लोगों से तो लड़ ही सकता हूँ, लेकिन मुझे जीतने का पूरा भरोसा अब भी नहीं है। यश उसी कमरे में शांति से बैठा बैठा अपने और उन लोगों के बीच की तुलना कर रहा था। एक तरीके से इसे खुद का मूल्यांकन करना भी कहा जा सकता है। आखिरकार नितिन और आदित्य जैसे लोग हाई लेवल की मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे, और इन्हीं मार्शल आर्ट्स में वो कम से कम बिगिनर लेवल पर तो थे ही। वो कुणाल जैसे आधे अधूरे योद्धा तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे। जिसके बाद अगले 2 दिनों तक यश अपना सारा का सारा टाइम उसी इन में उस कमरे के अंदर बंद रहकर अपनी साधना को मजबूत करते हुए बिताता है। यश ये सारी की सारी ट्रेनिंग अपनी रैंक को मजबूत बनाने के लिए कर रहा था। और फिर इसी तरह एक दिन ट्रेनिंग करते करते जब यश अपने एयर पुशिंग ब्रीदिंग फॉर्मूला की प्रैक्टिस करने लगता है तो उसे धीरे धीरे कुछ समझ आने लगता है। उसके शरीर में जब भी ब्लड फ्लो होता था तो एक हल्की गूंज उसे हमेशा सुनाई देने लगती थी, और इसी चीज का पता लगाने के लिए यश ने जब अपनी बाईं आंख का यूज किया और अपने शरीर के अंदर झांकने की कोशिश की तो उसे ये दिखाई दिया था कि उसके शरीर के अंदर हल्की हरी और लाल रंग की दोनों रंगों की आभा मौजूद है। एयर पुशिंग ब्रीदिंग फॉर्मूला भी तीसरे लेवल के पीक के करीब है। ऊपर से मेरा ब्लड भी तीसरी रैंक के पीक लेवल से कमजोर नहीं है, और इसकी तुलना कम से कम नितिन और अंजलि जैसे अर्ध योद्धाओं से तो की जा सकती है। यश इस समय यही सब सोचकर बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। बस एक बार वो एयर पुशिंग ब्रीदिंग फॉर्मूला तीसरे लेवल की पीक पर पहुंच जाता तो यश इनर स्ट्रेंथ को समझने और उसे विकसित करने का प्रयास भी कर पाता। हालांकि इस लेवल पर पहुंचना किसी भी तीसरी रैंक के पीक पर मौजूद एक आम मामूली योद्धा के बस की बात नहीं थी। अपनी स्थिति को स्थिर करने के बाद यश देखते देखते उस सराय से बाहर निकल जाता है और शर्मा खानदान वापस लौटने की तैयारी करने लगता है। और जहां तक कि बाकी के 2 ब्लड जेंसेन का सवाल था, यश का अभी उन्हें यूज करने का कोई भी प्लान नहीं था। और फिर वो उस कमरे से बाहर निकलकर उस इन से भी बाहर निकल जाता है।
लेकिन यश ने अभी एक चीज मिस कर दी थी कि उसके पास में एक भिखारी बैठा था जिसकी आंखें उसे देखकर चमकने लगी थी। और फिर वो वहां से मुड़कर भागने लगता है। दीक्षित जी, वो लड़का बाहर आ गया है। वो भिखारी पास ही के एक रेस्टोरेंट में चला गया था जहाँ पर उसके सामने एक हल्का कवच पहना एक लड़का खड़ा था जिससे ये बातें वो कहता जा रहा था। तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो चलो अब तुम्हारी चांदी चांदी कर देते हैं। लेकिन ये सारी बातें कहते कहते उस आदमी के चेहरे के कोने पर एक अजीब सी जालिम मुस्कान थी। वहीं दूसरी ओर यश उस इन से निकलकर उस देर इधर उधर भटक रहा था, जिसके बाद वो एक सुनसान गली में पहुंचता है और तभी अचानक उसे अपने पीछे तेज कदमों की आहट सुनाई देती है। शिक, शिक, शिक। 2-3 साए छतों पर कूदते हुए और दीवारों को लांघते हुए उसके पीछे लग गए थे। कौन हो तुम सब? यश एक सेकंड के लिए रुकता है और पीछे मुड़कर पूछने लगता है। वहीं दूसरी ओर से आवाज आती है, बच्चे, अगर तू यहाँ से जाना चाहता है तो 10,000 चांदी के सिक्के यहीं छोड़ दे। ये तीनों दीक्षित परिवार के डिसाइपल्स थे जिन्होंने यश को त्रिकोणीय घेरे में घेर लिया था। और ये सारी बातें बोलने वाला लड़का वही हल्के कवच वाला रवि था। यश का चेहरा ये सब देखकर कठोर हो गया था क्योंकि उसने उस लड़के को पहचान लिया था। दीक्षित परिवार के तीनों डिसाइपल्स तीसरी रैंक पर थे। रवि की साधना सबसे ऊंची थी, वो तीसरी रैंक के पीक पर था। 10,000 चांदी सिर्फ तुम तीनों के दम पर। यश उन लोगों से बड़ी शांति से ये सब कहता है और फिर अपने हाथ पीछे बांधने लगता है। उसने शहर में लगभग 10,000 चांदी खर्च कर दी थी और अब उसके पास सिर्फ 10,000 सिक्के ही बचे थे। ये साफ था कि इन लोगों ने ये प्लान पहले से ही बना रखा था। ओए बच्चे, घमंड मत कर। पिछली बार मैं घायल था और तू किस्मत से जीत गया था। आज हम तीनों मिलकर वो सब का सब वापस ले लेंगे जो हमने स्काई क्लाउड जंगल में खोया था। रवि गुस्से भरे चेहरे के साथ ये सब बोलता ही जा रहा था। उस दिन जब हम बाघ राजा से लड़ रहे थे तो हमने अपने परिवार के एक शिष्य को खो दिया था। तू 60% मुनाफा लेना चाहता है, तुझे नहीं लगता ये तेरे लिए बदहजमी हो जाएगी? दीक्षित परिवार का एक शिष्य लालच और असंतोष से भरी नजरों से ये सब कहता जा रहा था। अरे छोड़ो, बकवास बंद करो, इससे पहले कि कोई और समस्या अटके जल्दी से इसे टपका डालो। बाईं ओर के एक डिसाइपल ने चिल्लाते हुए उन दोनों को आगाह किया और फिर से होश में लाया कि बोल बच्चन कम करो और जल्दी से इसे पकड़ो। वहीं हवा के तेज झोंके के साथ उसने एक लात मार दी थी। पलक झपकते ही रवि और बाकी के 2 शिष्यों ने भी यश पर हमला कर दिया था। बेकार लोगों का झुंड। यश हल्के से हंसते हुए उन लोगों को एक ताना मारता है और फिर जमीन पर जोर से लात मारकर वो हवा में 6-7 मीटर ऊपर उछलता है और पास की एक इमारत की दीवार पर जाकर आराम से लैंड कर जाता है। और इसी के साथ उसने बड़ी आसानी से तीनों के पागलों जैसे हमले को एक साथ चकमा दे दिया था। इसे भागने मत देना, रवि जोर से चिल्लाता है और यश की ओर कूदने लगता है। ओह भागूंगा, वो भी मैं? यश के चेहरे पर इस समय एक मुस्कान थी जैसे मानो उसने कोई जोक सुन लिया हो। और इसी के साथ वो देखते देखते एयर पुशिंग ब्रीदिंग फार्मूला का यूज करने लगता है और फिर लाइटली फ्लोटिंग फेरी को भी एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ उसका शरीर देखते देखते एक धुंधली सी परछाई में बदल जाता है और फिर वो दीवार के ऊपर से उड़ने लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मारे गए। रवि अब तक बुरी तरीके से चौंक गया था क्योंकि उसने अपने आसपास से एक इतना दम घुट दबाव महसूस किया था जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी। और फिर अचानक से बैंग, रवि अब भी हवा में ही था। उसने बड़ी मुश्किल से उस मुक्के को रोकने की कोशिश की थी जो कि उसकी ओर चला रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ भी सोच समझ पाता या कुछ कर भी पाता, उसे अचानक अपनी ओर एक खतरनाक शक्ति सी आती महसूस होती है, जैसे मानो कोई गुस्साया ड्रैगन उसकी ओर लगातार बढ़ता जा रहा हो। और आखिरकार उसका शरीर और प्रेशर सहन नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो पीछे की ओर उड़ गया था। रवि ने हवा में खून की उल्टी कर दी थी और फिर देखते देखते उसका शरीर पत्थर की दीवार में जा टकराता है और वहीं धंसकर रह जाता है। इससे वहाँ की टाइलें टूट गई थी, लेकिन फिर भी वो छिपकली पार्ट 2 में दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार उस रवि की हालत सचमुच बुरी लग रही थी। इस लड़के की ताकत शायद अर्ध योद्धा के लेवल तक पहुंच गई है, मैं इसका एक वार भी नहीं झेल पा रहा। इस टाइम तक रवि लगभग बेहोश होने वाला था और इससे पहले कि वो बेहोश होता उसने जल्दी से अपने साथियों को चेतावनी देने की कोशिश की, सावधान रहना। हालांकि इससे पहले कि वो अपने साथियों को चेतावनी भी दे पाता, अचानक उसके पास एक और चीख सुनाई देती है। इस समय दीक्षित परिवार का एक और शिष्य 5-6 मीटर दूर जा गिरा था और उसकी हड्डियां भी टूट चुकी थी। वही ये सब देखकर तीसरे शिष्य की पैंट गीली हो गई थी और वो जल्दी से चिल्लाता है, अरे भागो रे। आखिरी शिष्य की तो जान ही निकल गई थी और फिर वो देखते देखते भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कदम और आगे बढ़ा पाता उसे पीछे से बहुत ही तेज प्रेशर महसूस होने लगता है और पैंग की आवाज के साथ वो भी बेहोश हो गया था। उसे तो रिएक्शन देने का टाइम भी नहीं मिला था। रफ्तार के मामले में यश किसी भी तीसरी रैंक के योद्धा से कहीं तेज हो चुका था, यहाँ तक कि वो चौथी रैंक के योद्धा से भी तेज था। इस बार
मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। यश ने ये सब बिल्कुल ठंडी नजरों के साथ उस रवि से कहा था और फिर अचानक वो वहां से ऐसे ओझल हो गया जैसे मानो वो वहां पर कभी था ही नहीं। कितनी खौफनाक ताकत और इतनी डरावनी रफ्तार। रवि के पास खड़ा लड़का पूरी तरीके से सुन्न रह गया था। उसके तो शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उसकी बातें सुनकर रवि बस एक गहरी सांस लेकर रह गया। ये लड़का, ये यश अभी अभी तीसरी रैंक पर पहुंचा है और उसके पास पहले से ही एक अर्ध योद्धा की ताकत है। रवि के दिल में अभी भी डर बना हुआ था। इस टाइम यश की ताकत निश्चित रूप से नितिन के बराबर थी। जहां एक ओर रवि के मन में यश का डर बैठ चुका था, वहीं दूसरी ओर वहां से निकला यश रवि और दूसरों को ठिकाने लगाने के बाद शर्मा खानदान के इलाके में वापस लौट आया था। जैसे ही उसने बाहरी क्षेत्र में प्रवेश किया था, खानदान के कुछ जाने पहचाने शिष्यों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये यश तीसरी रैंक पर कब पहुंच गया बे? बाहरी शिष्य उसकी ताकत देखकर दंग रह गए थे। 20 दिन पहले तक वो सिर्फ एक पहली रैंक का योद्धा था। अरे कल मैंने सुना था कि इस लड़के की किस्मत जंगल में चमक गई और इसने दीक्षित परिवार के साथ मिलकर एक टाइगर किंग को मार गिराया और फिर मौके का फायदा उठाकर इसने आधा फायदा खुद ले लिया था। कुछ शिष्य आधी अधूरी बातों को जानते थे और इसीलिए वो तोड़ मरोड़ कर नई नई बातें बनाते जा रहे थे। क्या बात कर रहे हो तुम? एक डेडली बीस्ट की कीमत तो लगभग 20-30 हजार चांदी के सिक्के होती है। इस लड़के ने पक्का उस पैसे का यूज करके कुछ कीमती जड़ी बूटियां खरीदी होगी और फिर अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए उन जड़ी बूटियों का यूज किया होगा। हाँ, तो क्या हो गया? इतनी हैरानी वाली क्या बात है? बाहरी चीजों से तो कोई भी अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है, इसमें क्या रखा है? ऐसे लोग अक्सर लड़ाई में कमजोर ही होते हैं। यश के होठों पर ये सारी बातें सुनकर मुस्कान आ गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि टाइगर किंग को मारने की खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। इन लोगों को नजरअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ता ही जा रहा था और कुछ देर बाद यश अब तक घर पहुंच चुका था। घर पहुंचने पर उसे सबसे पहले अपनी माँ दिखाई दी जो कि कपड़े सी रही थी। ये सब देखकर उससे और कंट्रोल नहीं हुआ। माँ, बाबा, ये लो 1000 चांदी के सिक्के। यश दौड़कर अब तक उस कमरे के अंदर आ चुका था और फिर उसने मेज पर ये पोटली रखते हुए ये सब कहा था। क्या? चांदी? 1000 चांदी के सिक्के? उसकी माँ की आंखें तो ये सब सुनकर फटी की फटी रह गई थी। उसके पिता यादव भी हैरानी के साथ वहां आ रहे थे। इतने पैसे ये कहां से आए? यादव ने चौंकते हुए पूछा, खासकर जब उन्हें पता चला कि उसके बेटे की कल्टीवेशन रैंक तीसरे लेवल पर पहुंच चुकी है तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। यश ने उन्हें सब बताया जो उसने जंगल में अनुभव किया था। यश के पूरी की पूरी कहानी सुनने के बाद भी यादव और उसकी पत्नी लगातार एक दूसरे की ओर देखते जा रहे थे। हैरानी के अलावा उन दोनों की आंखों में इस समय एक गहरा शक दिखाई दे रहा था। आखिरकार अतीत में यश का प्रदर्शन इतना चौंकाने वाला कभी नहीं हुआ था। हालांकि माता पिता होने के नाते कौन नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा एक महान आदमी बने, लेकिन फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद वो फिर से अपने कमरे में लौट कर आ गया था। यश इस समय अपने कमरे में पालथी मारकर बैठा था और अपने टूटे हुए घर और आंगन को देखता जा रहा था। खानदान की प्रतियोगिता में अभी भी 1 महीना बचा है और इस 1 महीने के अंदर अगर मैं इनर डिसाइपल बन गया तो मेरे माता पिता की स्थिति और सम्मान भी बढ़ सकता है। यश इस समय यही बड़बड़ाता जा रहा था, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके अपनी बाईं आंख के अंदर अपनी चेतना को ले जाने लगता है। अचानक उसकी सारी की सारी कॉन्शियसनेस उसकी बाईं आंख में समा जाती है और फिर वो फिर से उस घने अंधेरे स्थान में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो हल्का नीला हरा घेरा अब तक 3 फीट का हो चुका था। जब वो पहली रैंक पर था तो ये घेरा 1 फीट का था, फिर वो दूसरी रैंक पर पहुंचा तो ये 2 फीट का हो गया और अब जब वो तीसरी रैंक पर था तो ये 3 फीट लंबा था। जैसे जैसे घेरा बढ़ता जा रहा था, यश को भी महसूस हो रहा था कि उसकी बाईं आंख की शक्ति और भी बढ़ती जा रही है। अब वो 10 मील के दायरे के अंदर सब कुछ देख सकता था और उसकी प्रतिक्रिया देने की गति और मेंटल एनर्जी भी बढ़ती जा रही थी। और इसी बारे में सोचते हुए देखते देखते वो लाइटली फ्लोटिंग फेरी के अगले हिस्से को डिकोड करना शुरू कर देता है। तीसरी रैंक पर पहुंचने के बाद डिकोड करने की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी और देखते देखते 1/3, 1/4, 1/5 और अब देखते देखते उसके सारे के सारे हिस्से वो डिकोड करता जा रहा था। उसकी प्रगति बहुत ही तेज हो रही थी। देर रात तक जब यश पूरी तरीके से थक चुका था, लाइटली फ्लोटिंग फेरी लगभग पूरी तरीके से डिकोड होने वाली थी, लेकिन उसके पूरा डिकोड होने से पहले यश अपनी सांसें थाम लेता है और बाकी की जानकारी पढ़ने लगता है। ये तकनीक असल में